हेलो दोस्तों, अध्ययन हब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे मैं विवेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं रेलवे ग्रुप डी का 17 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 2018 को, उसका डिस्कशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो आगामी रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले इसका सेट 1 पहले ही वीडियो आ चुका है। जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जाके देखें, और उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के रूप में आपको दिए थे। अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने दिया था और ये कहा था कि आप उस क्वेश्चन को करें तो पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है, मतलब आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ मैंने ये भी चेक करना चाहा कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो जिन्होंने भी पूरा वीडियो देखा होगा वो लास्ट का क्वेश्चन भी उन्हें मिला होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो दोबारा से देख लीजिए। चलिए उस शुरू करते हैं उस लास्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहले यही लास्ट का क्वेश्चन था जो पिछले सेट में था। आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है वही क्वेश्चन आपके लास्ट में 24 नंबर क्वेश्चन जो था वो प्रीवियस सेट का था। यहाँ आपसे पूछा क्या गया है कि निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं, यानी आपको त्रिभुज काउंट करना है। बेहद आसान क्वेश्चन है ये। अगर आपने त्रिभुज काउंट करने का रूल पढ़ा है, ट्रिक पढ़ा है, तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन का समय बीत चुका है, आप लोगों ने वीडियो देखा भी है। इसमें टोटल त्रिभुज काउंट करना है तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान दो। अगर आपको कभी भी किसी बॉक्स के अंदर इस तरह से स्क्वायर के अंदर कुछ ऐसा फिगर दिखाई दे, यानी स्क्वायर को कॉर्नर टू कॉर्नर डिवाइड किया गया हो और इसमें त्रिभुज पूछे, तो सिंपल सा ट्रिक क्या है कि इन सबको नंबरिंग कर दो और जितने ये नंबरिंग्स होंगे उसका हाईएस्ट जो वैल्यू होगा उसका डबल कर दो। जैसे ये 4 नंबर हुए तो 4 × 2 कर दो, तो इसमें बनेंगे 8 त्रिभुज। किसी त्रिभुज के अंदर में कोई रेखा अगर काटती है तो उसको गिनने का तरीका क्या है कि इसको नंबरिंग करो और इन दोनों को जोड़ दो। जैसे इसमें है, इसमें ये बीच से एक ही रेखा काटी है तो इसको 2 पार्ट हुए, तो 2 पार्ट को जोड़ देंगे तो 2 और 1 हो गए आपके 3। ये एक छोटा सा ट्रिक है, आप अगर ध्यान में रखेंगे तो फिर इस क्वेश्चन को बताने में बहुत आसानी होगी, आपको सीखने में आसानी होगी। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले ना हमें ये करना होता है कि ऐसे जो फिगर्स आपको दिख रहे हैं उसमें टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो एक तो फिगर यहाँ दिख रहा है, तो ऐसे फिगर में भी मैंने बताया कि ऐसा फिगर दिखे तो आपको नंबरिंग करके उसका डबल कर देना है। तो इसमें टोटल फिगर में कितने बनेंगे, 8 त्रिभुज बनेंगे इस वाले में, यानी ये जो बॉक्स जैसा दिख रहा है उसमें आपके 8 फिगर हो गए। अब यहाँ देखो तो एक त्रिभुज दिख रहा है 3 वाला, एक यहाँ 3 वाला दिख रहा है, एक यहाँ 3 वाला दिख रहा है और एक यहाँ 3 वाला दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये त्रिभुज टाइप 3 वाले जो हैं ये टोटल कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4, यानी ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो इसको हम 4 × 3 कर दें, यानी यहाँ से हो गया 12 और ये हो गया 8, यानी अभी तक हमें जो मिले हैं वो टोटल मिल गए 20। ये 12 और 8 दोनों मिला के 20 हो गए, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है कंप्लीट। चलो हमें कितना टोटल मिल गया है त्रिभुज, 20 त्रिभुज मिल गए हैं। हमने ये तीनों काउंट कर लिया है, ये तीनों काउंट कर लिया, ये तीनों काउंट कर लिया, ये तीनों काउंट कर लिया। मुझे बार बार मिटाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि मैं पेन टैब पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के सब सिस्टमेटिक ढंग से हो जाएगा। मैं टैब से ही पढ़ा रहा हूँ तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी मुझे बताने में भी। यहाँ देखो अभी हम लोगों ने सीखा कि इसमें टोटल त्रिभुज 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 8, ये दोनों मिला के 20 त्रिभुज आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम गिनते हैं एक एक करके। अब देखो ऐसा है ना कि ट्रिक लगने के बाद जो बाकी रह जाता है उसको आपको खुद से गिनना होगा। तो बाकी कहाँ रखा है, एक ये बाकी रह गया है, एक ये बाकी रख गया है, ठीक है। और ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ बाकी रह गया है, एक ये बाकी रह गया है, एक ये बाकी रह गया है, ठीक है। तो टोटल अभी जो हमने मार्क करा वो उसमें 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 और प्लस कर दिया। लेकिन अगर गौर से देखें तो कुछ और भी त्रिभुज बन रहे हैं जो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, वो हमसे छूट रहे हैं। अगर आप गौर करें तो आपको दिख जाएंगे। देखिए कैसे, ये 20 हो जाने के बाद यहाँ से देखिए, मैं कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को पता चलेगा। सब ब्लैक हो गया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे
फिर ये ऐसे और ऐसे एक बना, ठीक है। फिर कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से एक और, ये ऐसे ऐसे, तो यहाँ कितने हो गए, 2 बन गए। तो 2 और प्लस कर दूँ, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। एक ये बन रहा है और एक आपका ये वाला बन रहा है, ठीक है। एक और बनेगा, देखो कहाँ बनेगा, मैं एक और कलर चेंज करता हूँ। यहाँ से अगर गौर करें आप ना, तो यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे और इसको मिला देंगे तो एक यहाँ भी त्रिभुज है, यानी टोटल एक और त्रिभुज बन गए। तो 20 तो आपको पहले मैंने ट्रिक से काउंट किया, फिर 4 वो जो विजिबल हो रहे हैं वो काउंट किया, फिर 2 जो विजिबल नहीं थे लॉजिकली ये वाले, और फिर ये एक लास्ट वाला ग्रीन वाला आपको दिख ही रहा है। टोटल मिला दोगे कितने हो गए, तो 20 और 4 24 और 2 26 और 1 27। तो 27 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 27 आप में से कई लोगों ने बनाया होगा, अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आपने हाँ इसको अच्छे से काउंट किया है। और जिन्होंने नहीं बनाया है प्लीज़ इसके पहले वाले वीडियो को पूरा ही देखिए और लास्ट में इस क्वेश्चन का जवाब आपको, वो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ देखिए, खुद से एक बार गिनने का प्रयास करिए, और नहीं हो पाए तो फिर आइए और आके इसको देखने का प्रयास करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं इस सेट को। चलिए स्वागत है आपका अब नए सेट पे। आइए, ये जो सेट है इसमें थोड़े से क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, और मैंने ये नोटिस किया है कि सभी सेट में एनालिटिकल से भर के क्वेश्चन है। तो भाई जिनका भी एग्ज़ाम है ना रेलवे ग्रुप डी का होने वाला है, वो थोड़ा सा एनालिटिकल पे प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपको 5 से 6 क्वेश्चंस एनालिटिकल के मिलने वाले हैं। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन नॉन वर्बल का लिया गया है, और इसमें आपको कहा है सीट को मोड़ने से रिलेटेड है, यानी कह रहा है कि सीट को बिंदुवार रेखा से मोड़ने पर वह विकल्पों में से किसकी भांति दिखेगी। यानी ये एक सीट है, इसको मोड़ा गया है, और मोड़ने के बाद से ये जो आपके आंसर हैं उनमें से बताना है कि कौन सा सीट आपका ये आंसर के रूप में आएगा। तो देखो बच्चे, सबसे पहले ना ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसको किधर से मोड़ना है, ये मेन चीज़ है देखने वाली बात। अब ये कहाँ से पता चलेगा, तो ये पता चलेगा आपको यहाँ दिए गए ऑप्शन में। इस ऑप्शन में देखो, जिधर भी डॉट लाइन होगी, जैसे इस तरह से जिधर से भी डॉट लाइन है उधर से ही ये मुड़ी हुई होगी। जैसे फिगर में देखिए तो इधर से बना हुआ है और इधर से डॉट लाइन है, ठीक है। तो यानी कि ये जो फिगर हैं ये आपके ऑप्शन वाले ये सारे के सारे बता रहे हैं कि इसको लेफ़्ट टू राइट मुड़ा गया है। किधर से, लेफ़्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं। अब अगर फिगर को आप गौर से देख रहे हैं या गौर से देखिए, तो इसमें लेफ़्ट से राइट मुड़ेंगे ना, तो ये जो बीच वाली लाइन है और उस पर एक छोटे छोटे 2 लाइन है, ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन लेफ़्ट साइड का जो फिगर है वो लेफ़्ट में ना रह के, चूँकि लेफ़्ट राइट की तरफ मुड़ रहा है तो ये हो जाएगा राइट में भी आ जाएगा। यानी फिगर कुछ ऐसा बनेगा कि ये दोनों के साथ ये जो फिगर है वो यहाँ आ जाएगा, इन दोनों के पास, इन दोनों के बीच में। तो इसमें तो ये है नहीं ऐसा, इसमें भी ऐसा नहीं है, पहले वाले में तो है लेकिन ये फिगर बहुत दूर है तो पहले वाला भी नहीं होगा। तो आंसर बचा कौन सा, तो आंसर होगा सी। तो सी यहाँ आंसर है, यहाँ नहीं, यहाँ सी कहना गलत हो जाएगा क्योंकि सी में यहाँ है डी। तो ऑप्शन सी है आपका, लेकिन आंसर आपको अगर देना होगा तो आपको देना पड़ेगा डी, ठीक है। यानी आंसर आपका कौन सा होगा भाई, तो डी आंसर होगा आपका, कि डी ऑप्शन में आपका सी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन है तो आंसर होगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान सा दिख रहा है। अगले वाले क्वेश्चन में एक तो यहाँ सीरीज लिया गया है लेटर सीरीज का, और यहाँ पे एक दिया गया है ऑड वन आउट का, ठीक है। क्लासिफिकेशन है आपका, यानी 3 एक जैसे होते हैं, एक अलग होता है। तो सबसे पहले हम सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पोजीशन याद है तो यहाँ y देखो 25, x देखो 24, w देखो 23। तो एक आया है पहले 25, फिर आया 24 और फिर आया 23। तो भाई 25, 24, 23 के बाद आता है 22, और 22वां लेटर होता है v। तो v वाले ऑप्शन देखो, बाकी को काट दो, ये भी काट देंगे, ये भी काट देंगे, v वाले ऑप्शन नहीं, ये दोनों ही हैं। दोनों में आंसर पहले कौन होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं कि v के साथ और कौन सा लेटर है।
मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये भी कहाँ से आया हमें पता चल चुका है। भी हमने पहले लेटर का एक कॉम्बिनेशन देखा तो भी हमें मिल गया। अब दूसरे लेटर का कॉम्बिनेशन देखिए तो ये 3 है, सी होता है 3, एफ होता है 6, आई होता है 9। तो 3 से 6, 6 से 9, तो 9 से होगा 12, यानी यहाँ पे जो होना चाहिए वो 12 होना चाहिए और भी के बाद 12 होना चाहिए और 12वां लेटर आपका होता है एल, यानी आंसर होना चाहिए भी और एल से। बाकी नंबर अभी याद करना निकालना बाकी है, लेकिन भी और एल ही अगर हमें ऑप्शन में मिल जाए तो फिर आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखेंगे तो भी एम है और इसमें देख रहे हैं भी एल है, तो आंसर हमारा हो गया पहला भी एल 12। अब आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही से हमें आंसर आ गया। लेकिन अगर हम गौर करें, देखें, निकालना चाहें तभी पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। तो जब 3 जगह का पैटर्न 3, 6, 9 का है तो अगला जो होगा वो 12 होगा, यानी यहाँ पे आएगा VL12। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। आपको ऑड वन आउट है ये क्वेश्चन, यानी ऑड निकालना है। एक बात मैंने कल भी आपको बताई थी और कही थी कि भाई जब भी आपको ऑड निकालना हो ना तो सिर्फ कौन अलग है ये नहीं देखोगे, बल्कि आपको ये भी देखना होगा कि भाई बाकी एक जैसे हैं कि नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखो कि इन चारों में एक जो अलग है वह कैसे अलग है और बाकी तीनों एक जैसे कैसे हैं। तो एक है लोमड़ी, एक है बकरी, एक है घोड़ा और एक है जेब्रा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो देखो बकरी, घोड़ा और जेब्रा ये तीनों एक ही नेचर वाले हैं। एक ही नेचर कैसे है कि तीनों ही घास फूस खाने वाले हैं, यानी शाकाहारी हैं। लेकिन लोमड़ी ये प्योर मांसाहारी है। तो भाई मांसाहारी की कैटेगरी में ये अलग हो गई और ये बाकी तीनों एक जैसे हो गए, तो आंसर हमारा होगा ए। अब ए पहले को नहीं देंगे, ए देखिए किस ऑप्शन में है, तो ए जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा एग्ज़ाम में जो ऑप्शन आप टिक करोगे वो होगा बी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखने का प्रयास करते हैं। हाँ देखिए, यहाँ एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसके नीचे एक तर्क दिया गया है। तर्क पहले क्या होता है बेसिकली मैं आपको समझा दूँ। तर्क यानी आर्गूमेंट। आर्गूमेंट आप सीधा सीधा समझ सकते हैं बहस। तो देखो भाई बहस आर्गूमेंट नहीं होता है, बहस और तर्क में बहुत अंतर है। ठीक है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने कह दिया, मान लो चलो कुछ पल के लिए कि ये बहस ही है, लेकिन बहस कहना सही चीज़ नहीं होगी आर्गूमेंट के लिए। आर्गूमेंट का मतलब होता है तर्क। तर्क का मतलब ये है कि आप अपनी बातों को रखने के लिए जो एविडेंस देते हो, यानी किसी से बात करने के क्रम में आप किसी बात को वेरी करने के लिए जो एविडेंस प्रोड्यूस करते हो वो हो गया आपका आर्गूमेंट, तर्क। ठीक है ना, यानी किसी से आप जब सवाल करते हैं तो उसमें इसका प्रयोग हम लोग बखूबी करते हैं। जब मैं चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं इसको बहुत अच्छे से डील करके आपको सिखाऊंगा और विश्वास दिलाता हूं कि आपने इससे बढ़िया और कहीं नहीं पढ़े होंगे। उस तरह से मैं आपको पढ़ाने का पूरा ही प्रयास करूंगा। ऑफलाइन क्लासेस हमारे सिवान में चलता है, मेरा अपना खुद का कोचिंग है नई दिशाएं। तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको बेस्ट फैकल्टी की टीम मिल जाएगी हमारे सिवान में नई दिशाएं के नाम से। तो आप आके ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। आने वाले वक्त में ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगे आपको। नई दिशाएं हमारी कोचिंग का नाम है। इसका खुद का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है नई दिशाएं के नाम से, तो आप वहाँ पर भी वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले कथन में देखिए क्या दिया है। बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है। अच्छा, स्टेटमेंट ना जंक फूड को सपोर्ट करने वाला है। कह रहे हैं कि भाई बच्चे को खाने की आदत लगानी है, यानी डेवलप करना है। छोटे बच्चे जैसे खाना नहीं खाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ कहो तो कुछ और ही मांगते हैं। तो ये स्टेटमेंट कुछ उसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि बच्चों में अगर आप खाने की आदत डेवलप करना चाहते हैं तो जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि जंक फूड बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, आर्गूमेंट देखते हैं। आर्गूमेंट स्टेटमेंट से रिलेटेड होना चाहिए और उसका इफ़ेक्ट जो है वो कंक्लूजन पे पड़ना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है ना, स्टेटमेंट पे नहीं जाएंगे। आर्गूमेंट निगेटिव दिखे या पॉजिटिव दिखे, उसके हमें मीनिंग पे जाना है कि उसका स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन आएगा उस पर उसका इफ़ेक्ट पॉजिटिव है कि नहीं, इसे हमें देखना होता है।
चलो, तो आर्गूमेंट हाँ या ना, या हाँ हाँ या ना ना, कुछ भी हो सकता है। चलो पहला आर्गूमेंट देखते हैं। दिया है हाँ, यानी सपोर्ट करने वाला है। खाने की आदत, कह रहे खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। अरे ये तो कुछ अलग ही बात कर रहा है भाई। एक बात बताओ, बच्चे अगर कुछ गलत खा रहे होंगे और उन्हें वो पसंद होगा तो क्या आप उनको अलाउ करोगे? कोई पॉइजनस चीज़ है जो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और उन्हें भी पसंद है, तो क्या कोई पेरेंट्स खाने के लिए देगा? बिल्कुल नहीं देगा। मुझे भी ये लगता है। आप लोग बताओगे, अपना राय दोगे कि क्या भाई वो देना सही है? मुझे तो नहीं लगता। तो ये पहला आर्गूमेंट कहीं से भी तर्कपूर्ण नहीं दिख रहा है। तो पहला आर्गूमेंट आपका एक वीक आर्गूमेंट है। देखो आर्गूमेंट ना गलत से नहीं होता है, आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग होता है या आर्गूमेंट वीक होता है। पहली बात ध्यान रखिएगा, आर्गूमेंट होता है, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। आर्गूमेंट या तो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा, ठीक है। तो ये एक वीक आर्गूमेंट है, गलत नहीं कहा जा सकता है। तो हम अगले आर्गूमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है नहीं, जंक फूड के सेवन से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। साथ ही बच्चों में पौष्टिक आहार के सेवन की आदत के विकास के लिए भी आवश्यक है। इसमें तो दो बातों को कह रहा है भाई। कह रहा है कि एक तो ये सारी बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों के बारे में कह रहा है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि बच्चों में पौष्टिक आहार के सेवन की आदत के विकास के लिए भी आवश्यक है। तो ये इतना ज़्यादा एलाबोरेट कर दिया है, विस्तृत कर दिया है, जिसका स्टेटमेंट से रिलेशन ही ख़त्म हो गया है। ये स्टेटमेंट जो है और ये आपका आर्गूमेंट जो है, इन दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो ये भी आर्गूमेंट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो दोनों ही वीक आर्गूमेंट हैं। तो आर्गूमेंट जो स्ट्रॉन्ग होता है उसको हम लोग सशक्त कहते हैं, और दुर्बल और निर्बल समझ सकते हो। स्ट्रॉन्ग यानी दुर्बल, सॉरी स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग मजबूत कह सकते हो, और आपका वीक है तो कमज़ोर समझ सकते हो उसको। तो यहाँ हमें ये बताना है कि कौन सा सशक्त यानी स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों ही सशक्त नहीं हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? न तो तर्किक, नहीं तर्क दो सशक्त है। ऑप्शन नंबर ए। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि दोनों के दोनों वीक आर्गूमेंट है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है। और चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया होगा तो कर लें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा सा क्वेश्चन है, बेहद आसान है, सबको ये क्वेश्चंस आते ही हैं लगभग। कह रहा है ना कि ये लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है कि शिखर है, बादल है और पर्वत है, इनके बीच का रिलेशन बताना है। शिखर समझ रहे हैं आप लोग? शिखर यानी पीक, यानी चोटी की बात कर रहा है। तो भाई चोटी पहाड़ में ही तो होती है। अच्छा ऐसा है क्या कि सारी पहाड़ चोटी में होते हैं या सभी चोटी पहाड़ में होते हैं? ठीक है, यहाँ देखो जितनी भी चोटियाँ यानी शिखर जो है पर्वत का ऊपरी सिरा, वो हमेशा पर्वतों पे होता है। तो जितना भी शिखर है तो शिखर को ए से कंसीडर किया है, तो शिखर को हम रख देंगे किसके भीतर? पर्वत के भीतर, ठीक है ना। ये हो गया पर्वत की चोटी, सुना है आपने पर्वत की चोटी? तो ये हो गया शिखर यानी चोटी, ये किसके भीतर में? पर्वत के भीतर। लेकिन बादल और पर्वत या शिखर से कोई रिलेशन नहीं है ना, तो बादल को हम अलग बनाएंगे। यानी यहाँ पे शिखर वाला पार्ट हो गया ए, पर्वत वाला पार्ट हो गया सी, और बादल वाला पार्ट हो गया बी। यानी ए, सी और बी का रिलेशन कुछ ऐसा होगा, फिर से मैं एक अलग ही कलर लेके बना देता हूँ कि ए, सी और बी का रिलेशन कुछ ऐसा कि ए ऐसे, सी अलग और बी अलग। ऐसा ऑप्शन कोई दिख रहा है आप लोग को? तो ऐसा ऑप्शन ये है डी नंबर, ठीक है। डी नंबर इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आते हैं छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट एजम्पशन का क्वेश्चन मिला आपको। तो देखिए इस सेट में भी ना मैंने शुरू में ही कहा था कि भर भर के आपके एनालिटिकल के क्वेश्चंस अब रहेंगे, इस बार भी रहेंगे, इस बार के एग्ज़ाम में। अभी हमने आर्गूमेंट देखा था, अब देखो एजम्पशन आ गया। यानी एजम्पशन, आर्गूमेंट, कंक्लूजन और डाटा सफिशिएंसी, सबसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखो क्या कह रहा है, यहाँ एक स्टेटमेंट दिया है और उसके नीचे 2 एजम्पशंस दिए गए हैं।
कल भी आप पढ़े हों, पहले से भी चर्चा हो चुकी है। स्टेटमेंट को पढ़ना होता है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो एजम्पशंस होते हैं उनको ध्यान से पढ़ के ये जवाब देना होता है कि ये एजम्पशन इससे होंगे। तो एजम्पशन मैंने पहले भी बताया है कि स्टेटमेंट के हिडन पार्ट को एजम्पशन कहते हैं, जो कि कहने वाला व्यक्ति दूसरों के अंडरस्टूड के लिए छोड़ देता है कि वो इस चीज़ को समझ सकता है। कथन में क्या कहा गया है, सभी जीव जंतु, पौधे और जानवर पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के अंग हैं। देखो, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के अंग है, ये बड़ी बात कर रहा है। और ये है भी, हम लोग है ना, जो हम लोग का नेचर का एक सिस्टम है, उस सिस्टम के पार्ट हैं हम लोग। हम जैसे जानवर हैं, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े या फिर इंसान, सभी एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। इसका चेन ब्रेक कोई नहीं करता है। अगर चेन ब्रेक होगा तो फिर नेचर में अनबैलेंस सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ के देखते हैं क्या इससे रिलेटेड एजम्पशन है। फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सभी जीव जंतु, पौधे और जानवर पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के अंग है। ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देते हैं। हाँ बिल्कुल, सभी एक साथ पर्यावरण संरक्षण में योगदान देते हैं। ठीक है, पहला एजम्पशन पढ़ते हैं। भवनों अथवा सड़कों के निर्माण के समय आसपास के वृक्षों की रक्षा कर पर्यावरण को निर्मित अथवा संरक्षित करना। अच्छा, एजम्पशन जो दिया है ना, वो एजम्पशन स्टेटमेंट के वेरी करने का काम कर रहा है। कह रहे हैं कि भाई, कि भवन और जब सड़क का निर्माण हो रहा हो तो आसपास के वृक्षों की रक्षा कर पर्यावरण को निर्मित अथवा संरक्षित करने के उद्देश्य से ये बात कही गई है। ठीक है, कुछ हद तक तो लग रहा है कि सही है, लेकिन अगर ध्यान दें हम तो यहाँ जो ये जो बात है ना, थोड़ा सा इसके अंदर में जो निहित बात है, यहाँ ये भवन निर्माण और रोड बनने के समय ही कह रहा है कि ऐसा करना एक सही चीज़ होगा। मैं इसको मिटा के दोबारा से दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ ना इसने ये कहा है कि भवनों अथवा सड़कों के निर्माण के समय, भाई पर्यावरण बचाना है अगर, तो जो भवन निर्माण हो रहा हो और वो आपका सड़क निर्माण हो तभी ही बचाना है, तभी ही बचेंगे, या हमेशा ही आपको ऐसा करना पड़ेगा? हमेशा बचाना होगा ना। पारिस्थितिक तंत्र को अगर कंट्रोल में रखना है, सही रखना है तो फिर ये पहला एजम्पशन निकल के नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा एजम्पशन पढ़ के आते हैं। जैव विविधता की सुरक्षा सतत विकास का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। यानी कह रहा है ना कि जैव विविधता की सुरक्षा मतलब जो वेरिएशंस हैं हमारे सभी के बीच, वो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट का मेन एम्बिशंस होना चाहिए। पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक प्राणी का जीवन ऊर्जा के प्रवाह यानी खाद्य श्रृंखला पर निर्भर है। बिल्कुल, और इसमें से किसी भी प्राणी का लुप्त प्राय होना या लुप्त हो जाना इस ऊर्जा प्रवाह के एक अहम भाग को क्षति पहुंचाना है। वेरी गुड। देखो, ये कहना क्या चाहता है ना कि हम लोग ना फूड चेन से बंधे हुए हैं। फूड चेन समझ रहे हैं आप लोग? जैसे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखो, घास फूस होते हैं ना, पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों को क्या करते हैं, छोटे जानवर खाते हैं। जैसे बकरी हो गई, भेड़ हो गई, है ना, या फिर खरगोश हो गया। तो मान लो खरगोश ने खाया पौधों को, अब वो कुछ दूर गया, तब तक उसको लोमड़ी खा गई, या उसके दूसरे कोई जानवर, जयकाल, सियार वगैरह खा गए। अब शेर देखा, बस शेर सियार को खा गया। यानी आपने क्या देखा कि एक चक्र चल रहा है भोजन का। ठीक है, तो उसमें ना गड़बड़ी हो जाएगी अगर हम जंगलों को नहीं बचाते हैं। तो दूसरा जो एजम्पशन है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। यानी ये बड़ी बात जो है हमारे मन में रहेगी, तभी हम जैविक पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षण और जैव विविधता के अंग को सुरक्षित करने के रिलेटेड बात करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये दूसरा बिल्कुल सही बैठेगा। तो दूसरा एजम्पशन आपका इस स्टेटमेंट से निकल के आ जाएगा। तो दूसरा एजम्पशन भाई किस में सही कह रहा है? केवल धारणा 2 अंतर्निहित है, तो दूसरा एजम्पशन सही हो जाएगा। सही का मतलब इम्प्लिसिट से है। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि सही और गलत नहीं है इसमें कहते हैं। इसमें कहते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट है ये सेकंड नंबर, यानी सेकंड का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो 6 का आंसर बना सी। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन भी आपका एक सीरीज है और एक ऑड ऑन आउट है। अच्छा नहीं, सीरीज ही नहीं है, ये दोनों ही ऑड ऑन आउट हैं। ये भी बीसम पूछ रहा है, ये भी बीसम पूछ रहा है, तो दोनों ही ऑड ऑन आउट है। ये तो आसान है।
चलिए तो पहले 7 देखा जाए फिर 8 पे आते हैं। अच्छा यहाँ ना एक कॉमन रिलेशन मुझे दिख रहा है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। यहाँ देखो 96, 96, 96, 96, 96, सब में 96 क्यों भाई? कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। आगे देखते हैं इसमें 96 किस लॉजिक से है। तो यहाँ देखो ना, तो 5 1 96, 27 1 96, 18 2 96, 12 3 96, 2 4 96। तो हम इसको डेट काउंट कर सकते हैं क्या? मुझे ये डेट जैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? आपको भी ऐसा ही दिख रहा होगा। देखो अब ये डेट के रूप में देखो, 5 जनवरी 96, 27 जनवरी 96, 18 फरवरी 96, 12 मार्च 96, 2 अप्रैल 96। ये तो कैलेंडर से रिलेटेड हो गया, फिर तो आसान बन गया। अगर आपको डेट निकालने आता है ना तो बहुत आसान हो जाएगा। चलो इसका और इसका दोनों का मंथ सेम है, तो इसमें डे का अंतर हो गया। तो यानी यहाँ 5 था और अगले वाले में 27 है। ये दोनों जनवरी के हैं, ये भी जनवरी है, ये भी जनवरी है। तो जनवरी को मैंने पहला महीना लिख दिया, तो यहाँ 27 है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये था 27, ठीक है ना, 27। तो देखो भाई 5 से 27 जो हुआ उसमें कितना बढ़ा? 22 बढ़ा। तो यहाँ ये दोनों में इंक्रीमेंट जो है वो 22 का है, यहाँ 22 बढ़ा था। ठीक है, अब देखो 27 से आगे बढ़ के क्या आया था? 18, लेकिन ये जनवरी नहीं, ये फरवरी दिखा रहा है, यानी कि 2 दिखा रहा था। अच्छा देखो 27 में कितना जोड़ने से 18 फरवरी आ जाएगा? तो जनवरी 31 का होता है। तो अगर 27 में हम 22 जोड़ते हैं, चलो 22 जोड़ के देखते हैं। 27 में 22 अगर हम जोड़ते हैं तो देखते हैं 18 आता है क्या। तो 27 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49, 7 2 9 2 2 4, तो 49 हो गया। तो 49 का मतलब कि शुरू से लेके फरवरी के 18 तक 49 हो रहे हैं क्या? चलो देख करते हैं। तो जनवरी में होते हैं 31 डेज, इसको माइनस करते हैं। तो 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 3 गया 1, 18, यानी 18 फरवरी हो गया। यानी कि यहाँ भी 22 का गैप है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यानी हमने क्या देखा कि आपका यहाँ 22 का गैप था, फिर यहाँ भी 22 का गैप हो गया। चलो अब हम 18 फरवरी पहुँच गए, यानी यहाँ भी हमें मिल गया 22 का गैप। ठीक है, अब 18 फरवरी से 12 मार्च देखोगे भाई, अब इसकी वजह से 12 है, लेकिन 12 क्या है? मार्च है। तो मार्च निकालना है 12, तो देखते हैं कि इसमें भी 22 बढ़ना चाहिए, लॉजिक तो ये कह रहा है। तो 18 में 22 जोड़ेंगे तो 18 2 20, 10 30 10 40 हो गया, 22 38 10 40। तो 18 में 12 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। वही 40 जोड़ने पर क्या हमारा 12 मार्च आ जाएगा? तो देखो ये ना 96 है, और 96 एक लीप ईयर होना चाहिए, और लीप ईयर होने का मतलब फरवरी का महीना 29 का होगा। ठीक है, तो अभी तो आप 22 तक पहुंच चुके हो, 18 तक पहुंच चुके हो 22 दिन जोड़ने के बाद। तो और कितना दिन बचा है? तो अगर इसमें देखें, जैसे यहाँ हमें 22 जोड़ना था, पैटर्न के हिसाब से इसमें भी हमें कितना जोड़ना है? 22। तो 18 में अगर हमने 22 जोड़ा तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो 40 है, और फरवरी का महीना होता है 29 का। तो 29 माइनस करो तो ये हो गया 10 में से 9 हो गया 1, 3 में से 2 गया 1, यानी आना चाहिए 11 मार्च। तो यहाँ होना चाहिए 11 मार्च, और दिया है 12 मार्च। अच्छा 11 मार्च से फिर अगर हम 22 जोड़ें तो 11 मार्च से कन्फर्मेशन के लिए 11 मार्च में अगर हम 22 दिन और जोड़ते हैं तो 22 10 32 एक 33 हो जाएगा। तो 33 का मतलब कि 11 मार्च से 33 दिन अगर और जोड़ोगे तो 2 अप्रैल आ जाएगा। ठीक है, सही है, क्योंकि 11 से, ठीक है बिल्कुल सही है। तो आपका गलत जवाब कौन सा है भाई? ये 12 मार्च 96, यहाँ पे होना चाहिए था 11 मार्च 96। तो आंसर हो जाएगा डी। नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। मैंने एक एक करके विस्तार से बताया है। सिंपल एक बार और बता देता हूँ। देखो सभी डेट में क्या हुआ है ना, 22 प्लस हो गया है, ठीक है ना। और लेकिन एक जगह जो है यहाँ पे 22 ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ होना चाहिए था 11 मार्च 96, ठीक है ना। 11 मार्च 96 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 12 दिया है, तो इसलिए ये गलत है, और जो गलत है वही हमारा सही आंसर है। तो 7वां भी हो गया। 8वां पे आते हैं। 8वां क्या कर रहा है? विषम को चुने। अच्छा ये तो आसान है भाई,
5e, ई का वैल्यू 5 ही तो होता है, Y25, T20, ये सभी यहाँ जो वैल्यू दिया है ना उसी के लेटर्स दिए गए हैं। लेकिन ये जो है जे यहाँ ध्यान दो, तो जे 9 थोड़ी ना होता है भाई, जे होता है 10। तो यहाँ जे जो है 9 दिया है, वहाँ 10 होना चाहिए। तो आंसर हमारा ये वाला बी ऑप्शन गलत है, यानी अलग है। तो बी किस ऑप्शन में है, ये बी वाला जो है वो डी में है, तो आंसर बन जाएगा डी। ठीक है, नहीं 8वां का हो गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, यानी नेक्स्ट नंबर हमें बताना है। चलिए सीरीज का क्वेश्चन भी एक मिल गया। तो 27 से 29, तो 27 से 29 है, फिर 33 है, फिर वॉट है, और फिर 57 है। तो अगर देखते हैं 27 से 29, तो यहाँ +2 है, फिर 29 से 33 है तो +4 है। अब ना यहाँ दो लॉजिक लगेगा, या तो +2 की लॉजिक लग सकती है, +2 वाली, यानी सब में 2 इंक्रीज कर रहा है, या एक और लॉजिक लग सकता है कि ×2 वाली। जैसे देखो भाई, यहाँ पे +2 करो तब भी वही बात होगा 4, और ×2 करो तब भी वही बात होगा। तब ये पता कैसे चलेगा, तो आपको जो भी यहाँ नंबर रखोगे वह नंबर अगले को वैरी करेगा उसी पैटर्न पर, तब हम जाके इसको सही मानेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले +2 करके देखते हैं। तो मान लो यहाँ +2 था, तो यहाँ 4 हुआ, तो यहाँ होना चाहिए 6। तो 6 प्लस करेंगे तो 33 और +6 जो होगा वो हो जाएगा 39। अब चूँकि 39 में 6 प्लस करने से आया, तो अब आगे 8 प्लस करेंगे। तो 39 में जब 8 प्लस करेंगे तो 9 और 8, 9 8 17 7 और 3 1 4 47 आएगा, जबकि यहाँ पे है 57। यानी सीधी बात हम कर सकते हैं कि +2 करना एक गलत प्रोसेस होगा, तो हमें ×2 करना होगा। यानी ×2 करना होगा कैसे, देखो 27 है, 29 है, 33 है, वॉट है, 57 है। देखो +2 हो गया, इसमें +4 हो गया, यानी कि ये इसका 2 टाइम्स है। तो अब अगले वाले का यहाँ पे इसका 2 टाइम्स, यानी 4 का 2 टाइम्स हम लोग करेंगे इसका। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 का 2 टाइम्स करना है, तो 4 का 2 टाइम्स यहाँ पे अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 4 का 2 टाइम्स 8 प्लस करेंगे, यानी 4 × 2 हमने कर दिया। तो 8 अगर प्लस करेंगे तो 33 और 8 41 हो जाएगा। अब इससे ये जो है 16 करेंगे, यानी फिर ×2 यानी 16 प्लस करेंगे। तो 16 प्लस करेंगे अगर 41 में, तो 41 + 16 आपका 57 आ जाएगा, जो बिल्कुल सही जवाब है। तो हमें यहाँ पे भरना जो होगा वो 41 भरना होगा। समझ में आया है, ये 8 इसमें प्लस करके ये 41 आया है। मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। ये 33 जो था इसमें हमने +8 किया, और +8 क्यों किया कि इनमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था, सबका डबल हो रहा था। तो जब हम +8 करेंगे तो ये आंसर आएगा 41, यानी यहाँ जो रहेगा वो होगा 41। तो 41 ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, अच्छा इसमें ये क्वेश्चन देखिए तो क्या पूछ रहा है आपसे। कह रहा है स्पंदन राजू की बहन है। अच्छा ठीक है भाई, राजू की बहन है, यहाँ राजू को लिख देते हैं, और इसकी सिस्टर है कौन, स्पंदन। देखो भाई यहाँ ना ये एरो का जो कॉन्सेप्ट है वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, कोई सिंगल एरो से डिनोट करता है, कोई डबल एरो से डिनोट करता है। तो मैं बस ये कहता हूँ कि भाई जो तुम किसी को मानक मान रहे हो बस उसके अकॉर्डिंग बनाओ, बाकी कोई दिक्कत की बात है नहीं। राजू की बहन कौन है, स्पंदन। तो ये दोनों भाई बहन का रिलेशन बना दिए, दोनों ही भाई बहन का रिलेशन हो गया। ठीक है, राजू के पिता, अच्छा देखो राजू के पिता होंगे तो एक पीढ़ी ऊपर होंगे, मेल होंगे। तो जो राजू के पिता होंगे वही ना स्पंदन के भी पिता होंगे। ठीक है, तो राजू के पिता की बहन, अच्छा राजू के पिता की अगर कोई बहन है, सिस्टर है, तो भाई वो तो इन दोनों की बुआ होगी ना, यानी राजू की और स्पंदन की बुआ होगी। राजू के पिता की बहन का, अच्छा बहन का, यानी राजू के फादर की बहन का स्पंदन से रिलेशन पूछा है, ये तो आसान हो गया। तो राजू के पिता की ये बहन ये हैं,
ये है बहन राजू के पिता की, तो ये पिता की बहन बुआ ही तो होती है, यानी ये स्पंदन की बुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ब्लड रिलेशन बहुत आसान सा चैप्टर है और ये आसान क्वेश्चन है भी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन जो कि डायरेक्शन से है, इसको जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो बहुत कम लोग देखेंगे। राजू पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। जिसको ज़रूरत है भाई वो पूरा देखो, बाकी जिसको ज़रूरत नहीं है वो जैसे देखना चाहे देखें। राजू पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, ये 4 किलोमीटर चला है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ गया बाईं ओर और 3 किलोमीटर चला। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब ये तो ये दूरी निकाल दो भाई आरंभिक बिंदु से, तो ये आपने पढ़ा होगा ट्रिपलेट का नियम, उससे बन जाएगा, यानी 5 किलोमीटर हो जाएगा। कैसे हुआ, तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता है कि ये कर्ण हो गया, कर्ण का होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल दो, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 9, तो 16 9 ये हो गया अंडर रूट में 25, इसका मतलब हो गया 5। तो ये तो 5 किलोमीटर होगा, लेकिन सब में 5 ही है। हाँ, ये लॉजिक वाली बात है। 5 किलोमीटर सही है, लेकिन सब में 5 है, तब क्या करोगे भाई, तब डायरेक्शन देख लो। ये इस डायरेक्शन का नाम क्या है, तो ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व को ही पूर्वोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा पूर्वोत्तर, तो आंसर बन जाएगा आपका पूर्वोत्तर डायरेक्शन 5 किलोमीटर, यानी नॉर्थ ईस्ट में 5 किलोमीटर। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले स्लाइड की ओर। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्या किया जाए, इसको भी होमवर्क में दे दिया जाए। चलो इस क्वेश्चन को हम देते हैं होमवर्क में, ताकि पता चलेगा कि लोग वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। ठीक है, बड़ा आसान सा है। फिर इसका जो होमवर्क मैंने दिया है इसको मैं कल बताऊंगा आपको कि सही आंसर क्या है। वैसे आंसर पता है, आंसर आप बताया जाएगा, लेकिन कल ही बताऊंगा। आज के लिए इस ऑप्शन को छोड़ देता हूं, इस क्वेश्चन को स्किप करता हूं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ये देखिए तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, Q का अर्थ प्लस J का अर्थ इंटू, अच्छा ये सबका वैल्यू दिया है तो ठीक तो है, 18 है। अब K का मतलब क्या है भाई, तो K का अर्थ है यहाँ पे डिवाइड, तो डिवाइडेड बाई 3, उसके बाद से Q है, Q का अर्थ क्या है प्लस, तो Q का अर्थ प्लस है तो प्लस कर दो, प्लस कितना 7, ये Q हो गया 7। अब यहाँ J है तो J का अर्थ है इंटू, यानी 7 इंटू क्या है भाई 2। अब फिर T है तो T का अर्थ है माइनस, कितना माइनस है 8। बाकी कैलकुलेशन करो, 3 6 जा 18, तो 6 और 7 प्लस करने से पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 14 और 6 20 और माइनस 8, तो 20 में से 8 गया 12, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया आपका सही जवाब। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन, तुरंत बन जाना चाहिए आप लोगों से। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि दर्पण में एम एन का रखा है चित्र का, दर्पण प्रतिबिंब, मैंने मिरर इमेज बताना है। ये एक और क्वेश्चन मिरर इमेज का था, ये भी क्वेश्चन आसान है। मिरर इमेज वाला तो अगर ऑफलाइन एग्जाम हो तो कुछ करना ही नहीं होता है, पेज को उलट दो और पीछे से देख लो, लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम आपको होगा तो ऑनलाइन में आपको थोड़ा सा कंप्यूटर मॉनिटर तो उलट नहीं सकते हो ना, तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा। देखो मिरर में आपको लेफ़्ट का राइट चेंज होता है, तो लेफ़्ट का राइट में भी नज़दीक का नज़दीक वाला रहता है और दूर का दूर वाला होता है। तो नज़दीक का नज़दीक अगर रहेगा तो ये वाला फिगर यहीं रहेगा और इसके बीच की जो लाइन्स है वो यहीं रहेंगी। ठीक है, यानी ऐसा फिगर देखना होगा जिसके लेफ़्ट साइड में ये फिगर ऐसा बना हो और लाइन्स हो, तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो आंसर ए और सी में हिडन है। लेकिन एक ब्लैंक है और इसमें दोनों ही कलर है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हो गया ए। ठीक है, तो आंसर इसका बना ए, और ए किस ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में ही है, तो आंसर हो जाएगा 14 का ए। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन सीखा था डाटा सफिशिएंसी का, वही क्वेश्चन फिर आपको यहाँ मिल गया है, डाटा सफिशिएंसी ही है। पहले प्रश्न दिया है, इसका आंसर इन दोनों में छिपा है, आपको इन दोनों को पढ़ के आंसर बताना है। तो देखो डाटा सफिशिएंसी में ना किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन हो सकते हैं,
जैसे ये रैंकिंग का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। कह रहा है MAN और K एक पंक्ति में खड़े हैं, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर यदि हम सबसे छोटे से सबसे लंबे में व्यवस्थित करें, यानी पहले छोटा रखना है, फिर बढ़ते क्रम में उससे बड़ा 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 बड़ा, फिर बाद में सबसे बड़ा सबसे बड़ा, ठीक है ना, ऐसे आपको करना है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें तो एक से तो नहीं बन पाएगा, दोनों मिला के देखते हैं बन पा रहा है कि नहीं। ए के से छोटा है, अच्छा भाई ए छोटा है के से, तो मान लो सबसे पहले ए रखे हो और इससे बड़ा हो गया के। ए के से छोटा है, एम ए से छोटा है, अच्छा एम जो है वो भी ए से छोटा है, यानी हमने पहला पढ़ा तो पहले में ये निकला, ए के से छोटा है, दूसरा पढ़ा तो दूसरे में ये निकला। तो भाई जब एम ए से छोटा है और ए के से छोटा है, इसका मतलब ये है कि बाकी जो बचे वो इससे भी बड़ा होगा। तो बाकी कौन बचा, बाकी बचा है एन। तो एन यहाँ रह सकता है क्या, रह सकता है। हमें ये नहीं बताना एन कहाँ रहेगा, तो कौन सबसे अंत में खड़ा है। तो ये तीन जब हमें पता चल गया तो अंत में खड़ा एन ही तो मिलेगा, ठीक है ना। यानी हमारा आंसर आ सकता है कब, जब दोनों को हम एक साथ कंपाइल करें तब। तो हमें 1 और 2 दोनों को मिला के पर्याप्त होगा आंसर देने के लिए, तो आंसर हो जाएगा बी। ये 15 का हो गया बी। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन भी आसान है, चलिए देखिए। अच्छा 16, 17, 18 तीनों ही एक ही जगह पे एक ही स्लाइड में है, तो शुरू करते हैं इसका। सोलह नंबर में क्या कह रहा है कि शिक्षक कक्षा के जिस तरह संबंधित है उसी तरह चालक डॉट डॉटों से संबंधित है। भाई शिक्षक कक्षा से जिस तरह संबंधित है उसी तरह से चालक किससे संबंधित है। देखो शिक्षक कक्षा में क्या करता है, पढ़ाने का काम करता है, उसी तरह से चालक क्या करता है, वाहन को चलाने का काम करता है। तो 16 का हो जाएगा डी, ठीक है ना, 16 का डी हो गया। आते 17 नंबर क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ जो ये फिगर दिए गए हैं, इसमें ना ये वाला फिगर जो है वो उसमें मूवमेंट हो रहा है 45 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। बाकी ये इस तीनों ही में सेम है। तो आगे जब इसका मूवमेंट होगा तो ये मूवमेंट जो है इधर ना होके, यानी इस वाले में अगर ऐसे है तो अगले वाले में ये मूवमेंट नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो हमें ऐसा फिगर ढूंढना है जिसमें इसका मूवमेंट नीचे की तरफ हो और बाकी तीनों सेम हो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें ये दोनों ही मूवमेंट किए हुए हैं। तीसरे में गौर करें तो ये टिप जो है ये नीचे की तरफ है इसका, और बाकी तीन सेम जैसे दिख रहे हैं, तो ये हमारा आंसर बन सकता है। तो सी हो जाएगा आंसर, और सी नंबर ऑप्शन में है डी, डी नंबर ऑप्शन में सी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एफ एस और डी, एफ एस और डी का पिता है। अच्छा एफ पिता है भाई किसका, एस और डी का, तो इसके दो संतान हो गए एस और डी। डी की बुआ की बेटी, अच्छा डी की बुआ जो होगी वो एफ की बहन ही तो होगी, तो डी की बुआ की बेटी, डी की बुआ की बेटी, तो डी की मान लो कोई बुआ यहाँ पे है, तो डी की बुआ की लड़की जो है ई है। अच्छा तो ई जो है ये डी की बुआ की लड़की है, तो ये मामा का लड़का या लड़की, और ये हो गई बुआ की लड़की, ठीक है। तो एफ़ का ई से क्या संबंध है, अच्छा एफ़ का ई से, अरे भाई तो यहाँ वाली इसकी माँ हो गई और ये माँ का भाई, तो माँ का भाई मामा, तो एफ़ जो है ई का मामा है, मामा ऑप्शन नंबर ए में है, 18 नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर देखिए, वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। आसान है, एक फिगर ऐसा हमने होमवर्क में दिया हुआ है, लेकिन एक मैं बता देता हूँ। ये वर्ग गिनना है, तो देखो वर्ग गिनना ना, ऐसा अगर फिगर हो इस तरह से, तो इसमें ना 1 2 3 4 ये हो गए 4 वर्ग, और एक अंदर में ये बड़ा, तो ऐसे में 5 फिगर्स होते हैं। तो अगर मैं इसको भूल जाऊँ कुछ देर के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक मैं देखूँ, अगर छोटे वाले को नहीं देखूँ, तो इसमें से 5 स्क्वायर्स हो गए, और ये अंदर में एक बना है वो प्लस कर देंगे, और ये जो बड़ा वाला है उसको भी प्लस कर देंगे, तो टोटल इसमें बनेंगे कितने, 7 वर्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो 19 का हो गया सी। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
जो प्रश्न आकृति के श्रृंखला को पूरा करे, यानी जो इस सीरीज को पूरा कर रहा है उसे हमें देखना है। तो भाई कौन सी सीरीज को पूरा करने वाला है, गौर करें। तो ABC यहाँ भी है और DEF से अगला वाला पूछना है। अच्छा, A1 2 फिर 1 2, यानी 1 2 में हुआ है जो प्रोसेस, वही 1 2 वाले इस प्रोसेस करने हैं। अगर मैं देखूं तो ये A जो है यहाँ वाटर इमेज का रूप ले लिया है, चूँकि B और C वाटर इमेज में सेम रहेंगे इसलिए ये सेम है। तो इसको अगर हम वाटर इमेज में करेंगे ना, नीचे अगर मोड़ेंगे ये नीचे की तरफ, तो D जो है वो D के जैसा रहेगा, E जो है वो भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन F जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में है भाई, DEF, DE सेम और F हो जाएगा ऊपर से नीचे, ऐसा ऑप्शन है D। तो D हो जाएगा आंसर, D नंबर है ऑप्शन नंबर A में, तो आंसर हो गया D। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 21 नंबर पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है नीचे कथन और उसके बाद दिए गए दोनों तर्कों को पढ़ें। अच्छा, स्टेटमेंट आर्गूमेंट फिर से आ गया आपका, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आपको मिल रहा है। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट आर्गूमेंट। कह रहा है तालाबों और झीलों के संरक्षण के लिए सख्त कानून होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई, तालाब और झील में पानियों का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि वाटर जो सिस्टम है वो गड़बड़ होते जा रहा है डे बाय डे। पानियों का दोहन, वाटर का बहुत तेज़ी से हम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, दोहन हो रहा है, उससे कमी हो सकती है। इससे रिलेटेड हमारा आपको आर्गूमेंट देना है। पहला आर्गूमेंट देखो, हाँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए यह स्वाभाविक रूप से जल स्तर को बनाए रखेगा। यह पंछियों के प्रवासन को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल कह रहा है ना कि अगर हम ये बचाते हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए जल स्तर को बनाए रखेगा, यानी कुछ हद तक ये हेल्प करेगा जल बचाने में। तो ठीक बात तो कह रहा है। पहला तो बिल्कुल आर्गूमेंट वेरी कर रहा है, तो पहला आर्गूमेंट आपका स्ट्रॉन्ग है। दूसरा भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो चलिए दूसरा भी देखते हैं भाई। कह रहे नहीं, यह आधुनिक शहरी विकास और वृद्धि के अंतर्गत आता है। अच्छा, एक बात बताओ, मॉडर्न युग में आपको डेवलपमेंट करना है तो क्या उन सोर्स को ख़त्म करके करोगे जो इनिशियल स्टेज के लिए या फिर पूरी लाइफ के लिए इसेंशियल है? नहीं करना चाहोगे। तो दूसरा आर्गूमेंट जो है एक वीक आर्गूमेंट हो जाएगा और पहला आर्गूमेंट जो है एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन है डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यानी 22 नंबर, ये फिर से एजम्पशन आ गया आपका। एजम्पशन है, क्या कह रहा है, आते हैं एजम्पशन पे। कह रहा है प्रधानाध्यापिका ने सभी कर्मचारियों को अनुशासन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। ठीक है, प्रिंसिपल ने टीचर्स को चर्चा करने के लिए बुलाया है। तो भाई किस पे चर्चा करना है भाई, तो उनको चर्चा करना है, वो मुद्दा है अनुशासन। ठीक है, तो पहले उन्होंने अनुशासन से रिलेटेड कोई बात कही होगी या कोई काम दिया होगा। चलिए कुछ देखते हैं क्या उससे एजम्पशन दिया गया है। कुछ अनुशासनात्मक मुद्दे थे जो पहले उठाए गए थे। हाँ, ये बिल्कुल सही निकल सकता है, तभी तो उसने बुलाया। दूसरा पढ़ते हैं, प्रधानाध्यापिका सभी को एक साथ संबोधित करना चाहती हैं। ऐसा नहीं है, देखो एक साथ बुलाने का मतलब ये थोड़ी है कि एक ही साथ संबोधित करने के लिए बुला रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए भी तो एक ही साथ आदमी बुलाता है। तो पहला एजम्पशन निकल के नहीं आएगा, केवल दूसरा नहीं निकल के आएगा, केवल पहला निकल के आएगा। ऐसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो 23 नंबर है। ये कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है, आसान दिख रहा है। कह रहा है कोड भाषा में LUCK को इतना लिखा गया है, इतना बड़ा नंबर हो गया भाई, तो जीरोक्स को कैसे लिखा जाएगा? अच्छा देखो, LUCK लग को लिखा है L2U1C21 L2U1C3K1। अच्छा गौर करो ना, तो L होता है 12, U होता है 21, C होता है 3 और K होता है 11। ये सारे नंबर्स में जैसे 1 3 है ना, यहाँ पे 1 2 लिए गए हैं, यानी किसी का वैल्यू डबल है, डबल डिजिट में तो लास्ट वाला, और सिंगल है तो सिंगल डिजिट वाला।
ये और ये सारे के सारे लेटर वही तो लिए गए हैं कोड के रूप में, यानी बड़ा आसान हो गया। अगर ट्रिकी देखो ध्यान से तो यहाँ ना एल होता है 12, तो एल तो रखा ही, 12 का लास्ट का 2 ले लिया। यू होता है 21, तो लास्ट का 1 ले लिया। सी होता है 3, तो 3 ले लिया। के होता है 11, तो 1 लिख लिया। तो जीरोक्स का हमें बताना है कोड का अंतिम अंक क्या होगा, पूरा नहीं लिखना है। तो जीरोक्स के लास्ट में x है और x का होता है 24, तो 24 के लास्ट में 4, आंसर हो जाएगा बी। ये आसान हो गया। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो है 24 नंबर, और ये एक सिलॉग का क्वेश्चन है। कह रहा है सभी नीले रंग हैं। चलो भाई, सभी नीले रंग है, मैंने बना दिया सभी नीले को रंग। ठीक है, सभी रंग शेड हैं। सभी रंग क्या हैं, शेड हैं। चलो ये हो गए सभी रंग शेड। अब पहला कंक्लूजन देखते हैं, सभी नीले शेड हैं। सभी नीले शेड हैं, हाँ सही है। कुछ शेड रंग हैं, कुछ शेड रंग हैं, हाँ ये भी सही है। तो दोनों ही अनुसरण करते हैं। ऐसा हो गया ऑप्शन नंबर ए। 24 हो गए, 25 पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बीसम को पहचानना है। अच्छा, इसको देखो तो ये लेफ़्ट से राइट बदल गया है, ये भी लेफ़्ट से राइट बदला है, ये भी लेफ़्ट से राइट बदला, यानी अप टू डाउन हो गया है। तो आंसर हो गया सी, और सी किस ऑप्शन में है, डी में। ये भी हो गया, 25 हो गए। 26 पे आते हैं। फिर यहाँ सिलो के क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि सभी रेजर ब्लेड है। सभी रेजर जो है वो है आपके ब्लेड। ठीक है, और सभी ब्लेड धातुएं हैं। सभी ब्लेड धातुएं हैं, ये हो गया मेटल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है सभी धातुएं रेजर हैं। सभी धातु कहाँ रेजर, सभी रेजर धातु है। कुछ धातुएं ब्लेड हैं, हाँ ये सही हो जाएगा। तो दूसरा अनुसरण करता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो 27 है, और ये शायद इस चैप्टर का लास्ट ही है, यानी सेट नंबर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चूँकि मैं इसको होमवर्क में देता, लेकिन ऑलरेडी मैं एक होमवर्क में दिया हूँ, इसको अब नहीं दूंगा। कह रहा है एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित और 32 ने जीव विज्ञान विषय का चयन किया तथा 8 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों में से किसी का भी चयन नहीं किया। तो कितने विद्यार्थियों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों का चयन किया। ठीक है, ये आपका बढ़िया क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 60 विद्यार्थी हैं टोटल, इसमें से 8 जो हैं वो किसी विषय का चयन किए ही नहीं हैं। तो चयन करने वाले टोटल कितने हो गए, 52। यानी हमें जो कैलकुलेशन करनी होगी इस 52 पे करनी होगी। इस 52 में से मैथ वाले जो हैं वो हैं 29, और बायोलॉजी वाले जो हैं वो हैं 32। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो टोटल हो गए 9 2 11 1 3 2 5 1 6 61। तो टोटल है 61 यहाँ पे। तो भाई जब 61 आ रहा है, इसका मतलब ये ज़रूर है कि कोई ना कोई ऐसा होगा जो दोनों में होगा। तो कितने विद्यार्थियों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषयों का चयन किया, तो ये तो पूछ रहा है। तो इस 61 में से अगर मैं ये टोटल वाला माइनस कर दूँ, ये वाला 52, तो हमें उन लोगों की संख्या आ जाएगी जो इन 61 में डबल लिए हैं, जिसकी वजह से 61 हुआ है। तो 52 अगर घटाएंगे तो आंसर आएगा 9। 61 में से 52 घटाने पे आंसर होगा 9, और 9 किस ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बी। ठीक है, तो ये आपके रहे सेट नंबर 2 के रेलवे ग्रुप डी के 17 सितंबर को हुए पेपर के डिस्कशन। तो इतने ही क्वेश्चन आपके उस एग्ज़ाम में आए हुए थे जो मैंने सारा का सारा डिस्कशन कराया। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो पूरा ही वीडियो देखिए, और साथ ही साथ अगर मेरा काम पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।